Good morning, friends. Firstly, I introduce myself, Vijay Pandey. This is a geography class. Today we are discussing about the physical division of India और हिंदी में इसे भारत का भौतिक विभाजन कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारतीय महाद्वीप जैसे आज के समय जैसे दिखती है, पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। ये पहले अगर इसके पिछले हिस्सों में जाएं कि भारतीय महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन where is not part of Indian subcontinent. It is a part of Gondwana land, because the earth are in the previous chapter we are discussing that's parts of India in the south hemisphere. It is not part of Indian hemisphere. It is a part of Australian subcontinent. Basically this is not my point to be discussing. My point is discussing about the division physical of India. जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत के भौतिक विभाजन को 6 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। द फर्स्ट इज हिमालयन रेंज एंड द सेकंड इज गंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन बोलते हैं, जो यहाँ तक आता है। एंड दिस इज द कोस्टल लाइन। द कोस्टल लाइन डिवाइडेड इन द ईस्टर्न, दिस इज द वेस्टर्न, सॉरी दिस इज वेस्टर्न एंड दिस इज ईस्टर्न, और दिस इज द पेनिनसुलर रीजन एंड दिस इज द डेजर्ट एरिया। एग्जाम्पल में आगे ले सकते हैं, राजस्थान है, कुछ एरिया है भारत का। सबसे पहले पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश में जैसा हम देख सकते हैं कि हिमालय आएंगे, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। इसमें कुछ दर्रे भी आते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और इसमें कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं केटू है, नंदा देवी है, नंगा पर्वत है। और ये हिमालयन का विस्तार आप देख सकते हैं। ये हिमालयन विस्तार जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये हिमालयन विस्तार अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये अंडमान तक गई है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अंडमान की जो ये द्वीपीय देश है, एक्चुअली में ये द्वीपीय देश नहीं है। आप लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय कटक बोलते हैं। कटक इन द सेंस समुद्री पहाड़ियाँ, जो समुद्र में, जैसे ये अगर ये समुद्र है बेसिकली आप देखेंगे तो ये होती है, ये चीज़ें हैं, ये माउंटेन रेंज है। अगर ऐसे देखें तो अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी रेंजेस में अगर माउंटेन्स जो आती हैं वो समुद्र के अंदर डूबी हुई हैं। आप इधर भी देखेंगे, ये लक्षद्वीप वाला एरिया जो है, इसका विस्तार जो हम देखते हैं अरावली, कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट या कोई भूगोलवेत्ता का मानना है कि ये जो ज्योग्राफी देखते हैं, ज्योग्राफी के जो है ये इसका विस्तार यहाँ तक है पूरी तरीके से आप देखेंगे तो, जो कि अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो खत्म होने के कगार पे है, इसका इरोजन हो चुका है पूरी तरीके से। सो माई पॉइंट इज दैट ये पॉइंट जो है हिमालयन का जो विस्तार आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है, इसी को बोलते हैं। ये लोग इस समय समुद्र में डूबे हुए हिस्से हैं, इसको आज के समय में द्वीपीय प्रदेश बोलते हैं, जो कि अंडमान है। अंडमान और ये एरिया प्रोब है एक तरीके से देखा जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट के लिए। और इंडिया में 2 ही चीज़ हैं, जो एक एक्टिव है और एक शांत ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी में आप देखेंगे तो बैरन रीफ एग्जाम्पल है। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। बैरन द्वीप है, जैसे कि ये पर्वतीय प्रदेश हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय। तो हमने बताया कि ये ग्रेटर हिमालय, सॉरी ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ये शिवालिक रेंज है। और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये दून वाला इलाका है, जो उत्तराखंड और तराई क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ये आपको उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, कुछ चंपारण को भी, बिहार को, ये जो बिहार वाला क्षेत्र उसको भी टच करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आप जितने भी डिवाइडिंग रेंज देखते हैं, इनके बीच में ये डिवाइडिंग रेंज कैसे डिवाइड हुआ है, ये एक तरीके से देखेंगे तो ये माउंटेन्स आके ये डिवाइड होता है ऐसे, ये पॉइंट ऐसे डिवाइड होते हैं यहीं पे, ये पॉइंट ऐसे डिवाइड होते हैं यहीं पे आके। ये 4 पॉइंट है एक तरीके से आप देखेंगे तो, जिसमें देखेंगे मेन फाउंड्री बॉल्ड है और सांगपो वाला क्षेत्र है जिसको डिवाइड करता है ये, और ये शिवालिक वाला क्षेत्र जो गंगा प्लेन को किस तरीके से डिवाइड करता है, ये आने वाले लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली हम इस समय आउटर एरियाज को कवर कर रहे हैं कि डिवीजन कैसे भारत का हुआ इस समय पूरी तरीके से। सो अब हम आते हैं गंगा के मैदान पे। गंगा के मैदान का निर्माण बेसिकली हुआ कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हुआ कैसे इसका निर्माण। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है, ये आप हम शुरू में बताया कि ये चीज़ें जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट बिल्कुल नहीं है। आप जब देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन में ये हुआ जब गोंडवाना लैंड से भारत का दक्षिणम हिस्सा जब टूट के विखंडित होकर ये जब उत्तर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब बढ़ने लगा, तो यहाँ पहले इस एरिया में पहले 33 सागर हुआ करता था, हिमालय वाले क्षेत्र में, जहाँ पे आज हिमालय का विस्तार देखते हैं वो पहले 33 सागर था।
जब धीरे धीरे ये मूवमेंट करने चला गया आगे की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो मूवमेंट कर रहा था, तो इस पे ये एरिया पूरा तरीके से अवसाद से भरा हुआ था। आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को, अगर दो चीजों को अगर बीच से दापेंगे, अगर उसके बीच में अगर कोई चीज है, दाबने से वो चीजें ऊपर आ जाती हैं। तो वही यहाँ पे हुआ है। हिमालय का विस्तार जैसे, या विश्व की सबसे ऊंची चोटियां माउंटेन एवरेस्ट का निर्माण ऐसे हुआ है। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ी, ये चीजें ऐसे मूव कर रही थी, तो ये जाके ये ऊपर वाला हिस्सा यूरोपियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, जाके टकराई उससे। तो यहाँ पे एक अवसाद था जिसके बल या हिंदी में बोल सकते हैं इसको वलन के परिणाम स्वरूप ये चीजें हिमालय का विस्तार देखते हैं। ये काफी लंबे क्षेत्र में है। यहाँ तक आप देखेंगे अंडमान की तरफ फैला हुआ है, ये पूरी तरीके से है। और ये यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे पाएंगे, हिंदुकुश पाएंगे, खाइबर दर्रा पाएंगे। जहाँ पे देखेंगे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पुराने जितने भी अटैक्स हुए या मुस्लिम इन्वेजन हुए, वो इन्हीं दर्रों से होकर इंडिया में इन्वेट किए। आइए हम देखते हैं कि ये गंगा ब्रह्मपुत्रा जो मैदान है, वैसे तो ये एक तरीके से देखें तो सबसे फर्टाइल लैंड की इसकी उपाधि मिली है। और क्यों मिली, इसके पीछे कारण भी है ना। जितनी भी हिमालय नदियां हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, इधर से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, और कुछ पेनिसुलर एरिया से भी ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल, बेतवा, केन, ये रिवर आके गंगा के ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं जो आके मिलती हैं। होता ये है कि जैसे कि अगर हिमालय रेंज से जो भी नदियां चलती हैं, वो अपने साथ सेडिमेंट बोले या हिंदी में अवसाद बोलते हैं, उसका डिपोजिशन करते हुए चलती हैं। और उसका डिपोजिशन ये गैंगेटिक प्लेन में ही होता है, इसीलिए इसको फर्टाइल लैंड भी बोलते हैं। बेसिकली अगर आप इन द प्रोफेशन ऑफ अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो जितने भी मुस्लिम इन्वेजन या अदर इन्वेजन हुए, इसी प्लेन्स के लिए हुए थे। ये प्लेन अगर आप मौर्य एम्पायर में भी पढ़ेंगे तो ये तरीके से पटना है, क्षेत्र है जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। एक तरीके से पूरा फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड होता क्या है, एक तरीके से कि आप एग्रीकल्चर के लिए सबसे प्रॉब एरिया होता है ये पूरी तरीके से। यहाँ खेती बढ़िया होगी। अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रीवियस ईयर या प्रीवियस समय में अगर आप जाएंगे तो सबसे मेन आधार आपको उस समय था कृषि से होता है कि मतलब कि अगर आप कोई भी चीज, अगर आप रेवेन्यू जनरेट होती है, एक तरीके से देखें तो इकोनॉमी डेवलप होती है। और इकोनॉमी पे ही आप तरीके से प्रेजेंट टाइम भी डिपेंड है और उस समय भी डिपेंड था हर चीज। तो बेसिकली हम अपनी ज्योग्राफी वाले क्लास पे आते हैं। हिस्ट्री में बस यूँ आपको बैकग्राउंड क्लियर करके बता रहा हूँ। ये एरिया आपका है गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान में आप देखेंगे तो अगर आप पॉलिटिकल मैप के हिसाब से जाएं तो कुछ पार्ट आपके हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, एमपी है, पंजाब वाला क्षेत्र भी आएगा इसमें, हल्का सा राजस्थान पार्ट आएगा, गुजरात आएगा। और एक तरीके से आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल भी कुछ टच करता है, कुछ क्या पूरा ही टच करता है, गंगेटिक प्लेन में है। और नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ पार्ट है जो कि गंगेटिक प्लेन में आएगा। ये एक तरीके से बहुत ही फर्टाइल लैंड है। तो खैर इंट्रो पार्ट है ये, जो इतना भी हम गंगा प्लेन के बारे में बता रहे हैं, ये कम से कम 6-7 लेक्चर में पूरे भारत के भौतिक विभाजन को मैं बताऊंगा। पहले मैं बता दूंगा पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्रा मैदान पढ़ाऊंगा, फिर प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाऊंगा। इन सब जितनी भी चीज़ें आपको देंगे, इसमें से एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी एग्जाम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने पर्वतीय प्रदेश को डिस्कस कर लिया, गंगा ब्रह्मपुत्रा को डिस्कस कर लिया। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार को बनाने, या एक तरीके से देखें तो बना के भी पढ़ा सकते हैं। मैप गंदा हो गया इसलिए थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो एटलस का मैप अपने साथ हमेशा रखें। विदाउट मैप ज्योग्राफी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मैपिंग से इसमें क्वेश्चन कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा आते हैं। मैपिंग जिसका रेडी रहेगा वो क्वेश्चन तुरंत अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए हम इंडिया के मैप को पहले बना लेते हैं। इंडिया का मैप को हम लोग बना लिया। तो हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार। बेसिकली अगर प्रायद्वीपीय पठार को हम देखें तो एक तरीके से ये ज्वालामुखी लावा से बना हुआ एक पठार है। ये पूरा आप देखेंगे तो इसका ये जो महाराष्ट्र से होते हुए ये केरल, कर्नाटका और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश को टच करते हुए ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से को टच करते हुए जाता है। ये एक तरीके से आप इसका अगर विस्तार देखेंगे तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। भारत के पूरे विभाजन में सबसे बड़ा क्षेत्र ये कवर करता है। भले ये गंगा मैदान जो है फर्टाइल लैंड है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है, क्योंकि हम आगे वाले चैप्टर में जब पढ़ेंगे, मानसून को जब पढ़ेंगे, तो इसी का विस्तार आप देखेंगे तो आगे की तरफ गया है ये
वेस्टर्न कोस्ट जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट। जब हमारे हिसाब से ये मानसून जब हमारे भारत में एंटर करता है तो इसकी सबसे बहुत बड़ी भूमिका है। ये यहीं से एक तरीके से दो रेंज में मानसून को डिवाइड करता है। एक तरीके से देखेंगे तो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में डिवाइड होकर ये ऐसे चली जाती है। अगर आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे आप पढ़ेंगे म्यांमार में अराकान की पहाड़ियाँ, यहीं से मानसून सबसे पहले यहीं पे बारिश होती है अंडमान के पास, जो कि सबसे पहली बारिश यहीं पे होती है अप्रैल के मंथ में, और ये यहीं से ऐसे टकराती है, फिर ये मानसून ऐसे घूम जाती है। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हुए चले रहे बैकग्राउंड। तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार में आप देखेंगे तो कुछ हिस्से महाराष्ट्र के एंटर करते हैं और कुछ एंटर करते हैं आपके एक तरीके से छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका और ये केरला, और कुछ हिस्सा तमिलनाडु का, बाकी तो हैदराबाद है, हैदराबाद आ गया, फिर आंध्र प्रदेश, ये सब पठारी क्षेत्र। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए सबसे ज्यादा पड़ता है क्योंकि ये पठारी क्षेत्र सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में भी पाई जाती हैं, जिसमें कि धारवाड़ की चट्टानें पाई जाएंगी। धारवाड़ चट्टान जो भी आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल, जितने भी इम्पोर्टेंट गोल्ड हो गया, जैसे कोरार गोल्ड माइन गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। एक तरीके से आप देखेंगे तो एमपी में बॉक्साइट हो गया, उड़ीसा में बॉक्साइट, और फिर ये कोयला के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है। एक तरीके से आप कृष्णा गोदावरी का ये जो द्वार देखेंगे पेट्रोलियम के लिए बड़ा फेमस है ये, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। तो ये हम नॉर्मली जो डिस्कस कर रहे हैं इसको तो पढ़ेंगे आखिरी में। अब हम आते हैं तटवर्ती प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश। तो तटवर्ती प्रदेश में आप देखेंगे तो ये है कोस्टल लाइन जिसको बोलते हैं, ये है कोस्टल लाइन। इसमें आप देखेंगे तो ये हिस्सा गुजरात से स्टार्ट होते हुए, गुजरात से स्टार्ट होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, और इधर में आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट हैदराबाद, और कुछ पार्ट एक तरीके से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल तक ऐसे गया है पूरी तरीके से। ये कोस्टल लाइन है। अब इसको भी देखेंगे आगे वाले में, ये ऐसे डिवाइड होता है, कोरामंडल तट, मालाबार तट, ये सब ऐसे डिवाइड होता है। ये चीज़ें हैं। बाकी ये डिवीज़न है, आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इतनी सीरीज चलेगी, इसमें काफ़ी लंबा लेक्चर होगा ये वैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ज्योग्राफी में। तो हम पढ़ते हैं मरुस्थलीय, ये पढ़ते हैं हम मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश एक तरीके से देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात के कच्छ तक फैला हुआ है पूरी तरीके से। सबसे बड़ी बात होती है कि इसका निर्माण हुआ कैसे, सबसे बड़ा बात होती है कि निर्माण हुआ कैसे इसका। बेसिकली आप देखेंगे तो हमने शुरू में बताया कि यहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था, और सागर में सबसे बड़ी बात होती है कि लवणता होती है, जिसमें कि सॉल्ट या नमक पाया जाता है। जब यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन जब हो रहा था तो यहाँ पे जब बल पड़ा, एक क्षेत्र देखेंगे तो ये बल पड़ा, यहीं पे एक तरीके से जब आप पढ़ेंगे कि लक्षद्वीप वाले इलाका में पढ़ा, तो ये चीजें जो रखी गई है पूरी तरीके से, ये माउंटेन रेंज थी जो कि अरावली आप इस समय देखने को मिलेंगे नहीं, एक तरीके से इरोजन के कारण वो खत्म हो चुकी है, वो था। जब हमारे ने अब बात आती है मानसून की, क्या बता सकते हैं कि जब मानसून एंटर करती है तो ये क्षेत्र सूखा क्यों रह गया, सबसे बड़ी बात है ये क्षेत्र सूखा इसलिए रह गया क्योंकि अरावली रेंज में जो मानसून एंटर करती है अरावली रेंज के समानांतर पड़ जाती है। ये मानसून कोई पहाड़ या कोई पर्वत इसको रोक नहीं पाता मानसून को, ये सीधे जाती है और ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से टकरा के और ये बारिश यहीं पे करा देती, इसलिए क्षेत्र एरिड रह गया पूरी तरीके से। और ये सॉल्ट बताई दे बेसिकली कि मतलब कि पूरा समुद्र इलाका है, इसलिए यहाँ पे बालू या सॉल्टी प्रदेश पाया जाता है। ये इंडिया का सबसे ड्रॉट प्लेस है। अबाउट इसमें अगर देखेंगे तो बारिश 40 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है अप्रोक्स, ईयरली बता है एक तरीके से। ये है, हमने मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ लिया और अब हम आते हैं द्वीपीय प्रदेश। हम लेक्चर की शुरुआत में बोले थे कि द्वीपीय प्रदेश एक तरीके से आप देखेंगे तो एक तरीके से माउंटेन रेंजेस है। हालांकि लक्षद्वीप में कुछ आप पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति, जिसको इंग्लिश में कोरल रीफ भी बोलते हैं, उसके कारण भी यहाँ कुछ चीजें मैदानी क्षेत्र एक तरीके से बोले या कुछ द्वीपीय प्रदेश की तरह द्वीपीय क्षेत्र बन चुके हैं। और ऐसा आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में भी मिलेंगे, और यहाँ पे आपको ये श्रीलंका है और इस हिस्से में भी कुछ मिलते हैं आपको, इस क्षेत्र में भी आपको कोरल रीफ्स या तरीके से बोलते प्रवाल भित्ति के कुछ अवशेष मिलेंगे। तो हम पढ़ते हैं अब द्वीपीय प्रदेश। ये लक्षद्वीप वाला इलाका है और ये आपका है अंडमान निकोबार आइलैंड। एक तरीके से देखेंगे तो महाद्वीपीय कटक है, ये एक तरीके से हिमालय का विस्तार ये है, तरीके से देखेंगे तो।
आप पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी की क्लास 11 की बुक, तो आप देखेंगे कि एक तरीके से ज्योग्राफी में इसको एक टर्म मिलता है, एक तरीके से माउंटेन रेंजर्स ऑफ ओशियन, और हिंदी में इसको बोलते हैं महाद्वीपीय कटक और लक्षद्वीप है ये। इसका विस्तार आप देख ही रहे हैं, अरावली रेंज जो कि विरोधन खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ। तो आइए हम रिवीजन करते हैं इसको जितना भी मैंने पढ़ा है। सबसे पहली बात है कि पर्वतीय प्रदेश फर्स्ट डिवीजन है, और ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान सेकेंड डिवीजन, और ये प्रायद्वीपीय इन द सेंस ये बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं इसको ये। और ये है कोस्टल एरिया जिसको तटवर्ती प्रदेश बोलते हैं, और ये है मरुस्थलीय प्रदेश। भारत की ज्योग्राफी को अगर समझ लिया तो सारे वर्ल्ड की ज्योग्राफी आप समझ लोगे। इतना यहाँ की क्लाइमेटोलॉजी को, अगर आप क्लाइमेटोलॉजी में या मानसून में पढ़ेंगे तो भारत के मानसून को मानसूनी जलवायु क्षेत्र बोला गया। इसके इस ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण इसको बोला गया है, एक तरीके से देखेंगे तो हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा पर्वतीय प्रदेश। ये पहला लेक्चर होगा, कम से कम ये 6 क्लास में कंप्लीट होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े चीज़ें हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये पर्वतीय प्रदेश से बहुत बड़ा हिस्सा एक तरीके से आप देखेंगे तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरी तरीके से। ये हिमालयन डिवीजन पढ़ना पड़ेगा, फिर इसका हिमालय का भौतिक विभाजन पढ़ना पड़ेगा जो कि आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, और फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पढ़ेंगे, द्वीपीय प्रदेश पढ़ेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश उतना इम्पोर्टेंस है, छोटा है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप तटवर्ती प्रदेश तटवर्ती सबसे इम्पोर्टेंस अगर आप देखेंगे तो अगर इकोनॉमी जनरेट करने में या यूँ कहें कि व्यापार के क्षेत्र में तटवर्ती प्रदेश का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल इंडिया में, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार आपको गुजरात हो गया, और ये तमिलनाडु का रीजन हो गया, मार्गो गोवा द्वीप गोवा पे है, और ये केरल कर्नाटका का क्षेत्र है जो ये कोस्टल एरिया। यहाँ से हमारे इंडिया में अब देखेंगे तो भूमध्य सागर की तरफ हमारा व्यापार होता है, ये ईस्ट की तरफ हमारा व्यापार होता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ आया होगा। थैंक यू।